मैंने अभी पिछले हफ्ते एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने 4-5 ऐसे चीज़ें निकाली थी जो कि डिस्टर्बिंग फैक्ट्स थे हमारी इकोनॉमी के बारे में। और उसके हिसाब से जहाँ तक मेरी समझ है, ये आगे आने वाला जो पीरियड है वो थोड़ा मुश्किल का नज़र आ रहा है। तो उसमें से मैं 2-3 जो डेटा पॉइंट्स हैं, वो मैं निकाल के मैं आपको दिखाऊँगा। तो पहली स्लाइड जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, वो अ, स्लाइड नंबर 1 अ, जो है वो इंडियाज़ डेट टू जीडीपी रेशियो या करेक्ट स्लाइड है। तो अभी पिछले हफ्ते संसद में एक सप्लीमेंट्री बजट की मांग हुई थी जो शुरू के साल में हमने 38 लाख करोड़ का सैंक्शन किया था। उसके बाद दिसंबर में सरकार फिर आई थी और उन्हीं दिनों ये बहुत चर्चा में थे। काफी सारे डेटा पॉइंट्स आए थे, सब एमपीज भी इस पर बोले थे। तो एक जो थोड़ा जो मेरे हिसाब से हमारा जो डेट बढ़ता जा रहा है वो बहुत चिंताजनक है और ये एकदम से ऊपर गया है। 2019 के बाद अगर आप देखें, ये जीडीपी का 75% था और 20 में आके ये ऑलमोस्ट 90% हो गया है, जो आज तक ये पहले कभी नहीं रहा। ये 1997 से ये डेटा है। इंसिडेंटली ये डेट टू जीडीपी रेशियो हमारा जब भी बीजेपी सरकारें आती हैं तब ये बढ़ता है। ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में भी बढ़ा था, मनमोहन सिंह के टाइम में ये कम हुआ और अब एकदम फिर से ये बढ़ गया है। तो ये मैं मेरा प्रश्न ये है प्रोफेसर साहब से कि जब अगले साल हमारा ये डेट सर्विसिंग शुरू होगा तो हम इसका पैसा कहाँ से लाएंगे? इसका इफेक्ट क्या होने जा रहा है हमारी महंगाई पर? हेलो। जी हाँ, देखिए ऐसा है कि जो ऋण बढ़ता है देश का, वो इस हिसाब से बढ़ता है कि आपका रेवेन्यू डेफिसिट चल रहा है और रेवेन्यू आइटम में आप खर्च करने के लिए फिर बोरोइंग करते हैं। तो बोरोइंग जो होता है वो डेट होता है और बोरोइंग जब आप करते हैं तो इंटरेस्ट आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट बर्डन आपके जब बजट पे बढ़ जाता है, तो इंटरेस्ट बर्डन जब आपके ऊपर बढ़ता है तो आपका जो उपलब्ध होता है, जो आपका कैपिटल आइटम पे स्पेंड करने का, वो कम हो जाता है। तो पब्लिक सेक्टर पे जो एक्सपेंडिचर है वो कम होने लगता है। तो इसलिए इसके दो असर हैं कि इसके जब इंटरेस्ट बढ़ता है तो रेवेन्यू डेफिसिट और बढ़ता है और फिर आपके जो कैपिटल आइटम है उस पर खर्च का कमी आती है। और यहाँ तक भी होता है कि जो आपके सोशल सेक्टर्स हैं वहां पे भी कटौती होने लगती है, जिससे कि जब फिस्कल डेफिसिट और ज्यादा ना बढ़े। तो इसका असर हमारे गरीब जनता पे पड़ता है कि उसको जो पब्लिक सर्विसेज मिलनी चाहिए उसमें उपलब्ध कम हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो समस्या हैं। लेकिन इस समय क्या हुआ है कि चूंकि अर्थव्यवस्था डिक्लाइन पे थी सारी दुनिया में, तो सब जगह ये जो बोरोइंग है वो बढ़ा है। फिस्कल डेफिसिट अमेरिका में तो यहाँ तक आप समझिए करीब 25% जीडीपी का हो गया था। हमारे यहाँ तो फिर भी 12-13% के लेवल पे था, पर अमेरिका में और ज्यादा बढ़ गया। तो इससे वहां पे जो डेट जीडीपी रेशियो है वो बहुत ज्यादा हो गया है। जापान में है, यूएसए में है, यूरोप में है, सब जगह डेट जीडीपी रेशियो बढ़ा है इस समय में। तो खासकर ये पैंडेमिक के दौरान डेट जीडीपी रेशियो इसलिए बढ़ा क्योंकि सब जगह परेशानी का दौर था। तो जो आपने बताया कि इधर 2 साल में खासकर बहुत ज्यादा बढ़ा, तो उसको छोड़ दें फिर भी जब बढ़ रहा है, उसकी वजह ये कि हमारी सरकार की जो नीतियां हैं वो सप्लाई साइड नीतियां हैं। सप्लाई साइड नीतियों का मतलब है कि जो बिजनेस है उनको आप कंसेशन दीजिए। तो जैसे 2019 में जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसमें कटौती की गई, उससे जो हमारा डेफिसिट वो बढ़ गया। 1.6 लाख करोड़ रुपए का जो टैक्स जो आना था वो कम हो गया और उसकी वजह से डेट हमारा और बढ़ गया, फिस्कल डेफिसिट और बढ़ गया। तो ये सप्लाई साइड नीतियों के चलते हुए भी ये हुआ है। तो एक तरफ जो गरीब आदमी उसको परेशानी बढ़ी, लेकिन जो बिजनेसेस हैं उनको फायदा पहुंचा कि हमारी नीतियां सप्लाई साइड नीतियां चली। देखिए जो हमारी गैर असमानता है, मतलब इनइक्वालिटी, वो 3 तरह की होती है। एक तो वेल्थ की इनइक्वालिटी होती है, एक इनकम की इनइक्वालिटी होती है और एक कंजम्पशन की इनइक्वालिटी होती है। तो ये 3 तरह से होता है। अब जैसे कि वेल्थ की इनइक्वालिटी है उसकी बात हम ज्यादा करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में जो इतना बढ़त हुआ है पिछले 2 साल में जब पैंडेमिक के दौरान, तो उससे जो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर है जिनका कंट्रोल है हमारे जो स्टॉक मार्केट पे, उनकी वेल्थ बहुत बड़ी है।
तो एक तरफ से वेल्थ बढ़ी है, दूसरी तरफ जो जैसे कि सिद्धू जी ने कहा कि जो असंगठित क्षेत्र है वहां पे नौकरी चली गई, वहां पे आमदनी कम हो गई, तो उनके पास तो सेविंग होती नहीं है, तो इसलिए वेल्थ इनइक्वालिटी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद इनकम इनइक्वालिटी होती है और कंजम्पशन इनइक्वालिटी सबसे कम होती है। कंजम्पशन इनइक्वालिटी का अगर आपको बताऊं तो 2018 का जो दिल्ली का सोशियो इकोनॉमिक सर्वे है वो दिखाता है कि 90% जो दिल्ली वासी हैं वो 20,000 रुपए से कम खर्च करते हैं, और जो हमारे 98% दिल्ली वासी हैं वो 50,000 रुपए से कम खर्च करते हैं। अब दिल्ली की पर कैपिटा इनकम क्योंकि 3 गुना ज्यादा है ऑल इंडिया से, तो इसको अगर आप डिवाइड कर दें तो इसका मतलब कि देश में 90% जो व्यक्ति हैं वो 10,000 रुपए से कम खर्च करते हैं और 98% 20,000 रुपए से कम खर्च करते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये तो गरीबी की रेखा के आसपास के ही लोग हुए। तो 98% 20,000 रुपए से कम एज अ फैमिली खर्च करते हैं। तो अभी आप जो वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी लाइन देखें, वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी लाइन जो है वो $1.9 पर पर्सन पर डे होती थी, उसको उन्होंने बढ़ा के अब $2.15 कर दिया है। तो यानी कि 146 रुपए पहले होता था प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, अब वो 176 रुपए हो गया है। तो 176 रुपए के हिसाब से तो 90% लोग तो गरीब हैं हमारे देश में, वो उन्हीं गरीबों के ऊपर असर पड़ा है। तो कुल मिला के जो कंजम्पशन इनइक्वालिटी है वो भी दिखा रही है। इनकम इनइक्वालिटी के जो क्रेडिट स्विस वगैरह के डेटा आए हैं कि 1% के हाथ में 22% आमदनी है और जो निचला 50% है उसके पास 10% आमदनी है। तो वो भी दिखा रहा है कि हमारी इनइक्वालिटी बढ़ती चली जा रही है। और ये तो सिर्फ व्हाइट के आंकड़े हैं, अगर इसको आप ब्लैक में भी जोड़ लें तो 1% के पास करीब 40% की आमदनी होगी और 50% के पास जो मुश्किल से 10% आमदनी होगी। तो ये सारे आंकड़े हैं जो दिखा रहे हैं कि हमारे देश में मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी है तो हमारे देश में है। साउथ अफ्रीका में बहुत इनइक्वालिटी है, ब्राजील में बहुत इनइक्वालिटी है, पर हमारी इनइक्वालिटी काले धन की अर्थव्यवस्था को जोड़ ले तो उससे भी ज्यादा है और ये बढ़ती चली जा रही है क्योंकि सरकार सप्लाई साइड नीतियां अपना रही है। जैसे सिद्धू जी ने कहा कि जब पब्लिक सेक्टर के एसेट्स को पहले बेचना चाहते थे अब वो जो लीज पे दे रहे हैं, है ना, औने पौने दाम पे। तो इस तरह से इनइक्वालिटी और भी बढ़ेगी क्योंकि सप्लाई साइड नीतियों का मतलब है बिजनेस को कंसेशन देना और जो गरीब लोग हैं उनकी तरफ से सब्सिडी हटाना। अभी जैसे उन्होंने स्कीम अनाउंस की है कि 5 किलो राशन देंगे प्रति व्यक्ति 81 करोड़ लोगों को, पर ये जो उन्होंने जो पीएम प्रधानमंत्री जो योजना थी उसको बंद करके उसको जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जोड़ दिया है। इसका मतलब है कि पहले 10 किलो मिलता था 5 किलो मिलेगा, तो 5 किलो अब उनको गरीबों को जो बाजार से लेना पड़ेगा। अब बाजार के दाम तो बढ़ गए हैं, गेहूं का दाम इस समय 25 रुपए किलो चल रहा है, चावल का 30 रुपए किलो है, तो जो उनको 2 रुपए 3 रुपए मिल रहा था अब उनको 25-30 रुपए खर्च करना पड़ेगा। तो हर गरीब परिवार के ऊपर करीब करीब 550 रुपए का अतिरिक्त भार आ जाएगा, तो गरीबी और बढ़ जाएगी। तो एक तरफ कंसेशन दिए जा रहे हैं बिजनेस को, दूसरी तरफ बड़ा क्लेवरली ये दिखाने के लिए कि हम अपनी सब्सिडी बढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि 5 किलो हम 81 करोड़ लोगों को फ्री में देंगे, पर एक्चुअली में वो उनकी सब्सिडी काट रहे हैं जिससे कि उनका सब्सिडी का बजट कम हो जाए। तो इस तरह से इनइक्वालिटी बढ़ रही है। अजय, मैं आग्रह करूंगा आप अपनी दूसरी स्लाइड दिखा के दूसरा सवाल भी सिद्धू साहब और अरुण कुमार साहब से पूछ लें। सेकंड स्लाइड भी दिखा दें। हाँ अच्छा, ये स्लाइड है कैश इन सर्कुलेशन जो बड़ी तेजी से बढ़ा है। 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ उस समय 13-14 लाख करोड़ के करीब 16 लाख के करीब 16.5 लाख कैश था। बोला ये गया था कि हम डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं और अब हमें कैश की जरूरत नहीं पड़ेगी और सारा काला धन वगैरह सब निकल आया था। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे इस ग्राफ में हर साल कैश इन सर्कुलेशन बढ़ता गया है और 2022 में जाके ये 32.5 लाख करोड़ हो गया और इस साल 2023 के अंत तक ये ऑल टाइम हाई होने जा रहा है। मेरे को एक बार अगली स्लाइड आप कर देंगे तो मैं इसको रिलेट करूंगा यूपीआई से। यूपीआई ट्रांजैक्शंस ऑल टाइम हाई हैं, 1,28,61,000 करोड़ के हो चुके हैं। तो इधर हम डिजिटली ट्रांसफर पैसा ज्यादा कर रहे हैं। तो मेरा सवाल है ये कैश किधर जा रहा है, ये कौन लोग हैं जो ये कैश रख रहे हैं? क्यों एज अ यूजर मैंने तो कैश बहुत ही कम कर दिया है यूज करना, यहाँ तक कि केला खरीदना या सब्जी खरीदने वाले को भी मैं पेटीएम कर देता हूँ पैसे। तो ये किधर जा रहा है इतना सारा कैश? लिमिट आ गया ना यूपीआई।
देखिए, ऐसा है, जो कैश इन सर्कुलेशन होता है वो तरह तरह से काम आता है। कैश होता है वो ट्रांजैक्शन के लिए भी होता है, वो स्पेकुलेशन के लिए भी होता है, और वो फिर स्टोर ऑफ वैल्यू भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि कैश ज़्यादा है तो उसका मतलब है काले धन की अर्थव्यवस्था बड़ी है, क्योंकि कैश तो एक स्टॉक है, वो एक जो आपका वेल्थ है उसका हिस्सा है। तो आप कैश होल्ड करेंगे तो उस पर आपको कोई रिटर्न नहीं आएगा। तो आप कैश प्रिकॉशनरी तौर पे या ट्रांजैक्शन के पर्पज से रख रहे हैं या वर्किंग कैपिटल के पर्पज से रख रहे हैं, और उसी से सर्कुलेशन है। तो ये जो कैश बढ़ा है हमारे इकोनॉमी में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रांसलेट करता है कि काले धन की अर्थव्यवस्था बढ़ गई है। उसके लिए हमें कहीं और देखना पड़ेगा कि काली कमाई लोग कैसे कमाते हैं। वो अंडर इन्वॉइसिंग, ओवर इन्वॉइसिंग से कमाते हैं। तो अंडर इन्वॉइसिंग, ओवर इन्वॉइसिंग कम नहीं हुआ है। जैसे जीएसटी के आंकड़े आते हैं तो बता रहे हैं कि बहुत सारी कंपनियां जो फर्जी कंपनियां बना दी गई हैं जो इनपुट क्रेडिट वगैरह लेने के लिए, तो बहुत सारे केसेस वगैरह चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा काले धन की अर्थव्यवस्था भी चल रही है और कैश भी है। अब जो कैश होता है वो कोई जरूरी नहीं कि वो ब्लैक से लिंक्ड हो। जैसे कि जापान है, वहां पे तो 18% कैश जीडीपी रेशियो है, हमसे कहीं ज्यादा है, पर हमसे बहुत कम ब्लैक इनकम जनरेशन है। नाइजीरिया में कैश टू जीडीपी रेशियो 1.4% है, लेकिन वहां पे हमसे करप्शन ज्यादा है, तो उनके यहाँ कैश कम है। स्वीडन में भी 1.4% है। स्वीडन में काले धन की अर्थव्यवस्था सिर्फ 1% है, जबकि नाइजीरिया में वो 50% से भी ऊपर है। तो इसलिए सिर्फ कैश से ब्लैक इनकम जनरेशन का वो नहीं है। पर यह बात जरूर है कि अब आजकल लोग जो है, एक तरफ जैसे आपने कहा कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ कैश भी। तो कैश इसलिए भी रखा जाता है कि वो एक जब अनिश्चितता का काल होता है तो लोग कहते हैं कि कैश रखें क्योंकि पता नहीं कल कुछ गड़बड़ हो जाए। तो जब अनिश्चितता का काल होता है तो लोग ज्यादा कैश होल्डिंग रखते हैं, और इसीलिए मेरा मानना है कि वहां पे कैश होल्डिंग ज्यादा है। जैसे डॉलर की होल्डिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, वजह उसकी यह है कि दुनिया में अनिश्चितता बढ़ गई है। तो जब अनिश्चितता बढ़ती है तो लोगों के पास कैश ज्यादा हो जाता है, पर उसका ब्लैक इकोनॉमी से डायरेक्टली कोई ऐसा लिंक नहीं है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मेरे ऑफिस के कुछ मेरे साथी, उन लोगों ने जब ये पता लगा आप आ रहे हैं तो उन्होंने कहा, ये बताइए, ये जो मजदूर, इतना संगठित क्षेत्र के मजदूर, कम से कम आपके सारे मजदूरों के हक छीने जा रहे हैं। जैसा आलोक जी ने भी बताया, सैलरीज, वेजेस कम किए जा रहे हैं, रिटर्न पे आपको नौकरी से निकाला। आप लोग क्यों नहीं आंदोलन? क्योंकि किसान आंदोलन तो हमने देखा, आंदोलन से सरकार डरती है। किसानों ने आंदोलन किया, सरकार को 11 महीने लगा, लेकिन आप लोग के यहां से आंदोलन जैसा कोई मामला खत्म हो गया क्या? ये आंदोलन अब खत्म हो गया है हिंदुस्तान में? क्यों नहीं, आप लोग क्यों नहीं मजदूरों को आंदोलन के उसमें ला रहे हैं? मैं कह दूं, हमारे जो संगठित क्षेत्र है उसमें 6% लोग काम करते हैं और असंगठित क्षेत्र में 94%। तो बाय डेफिनेशन असंगठित क्षेत्र का मतलब है कि वो स्ट्राइक नहीं कर सकते, वो ऑर्गेनाइज नहीं है। तो वहां पे तो आपको कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वहां पे कुछ मोबिलाइजेशन होगा। उनको तो संगठित क्षेत्र वाले ही मोबिलाइज कर सकते हैं। संगठित क्षेत्र वाले भी डर रहे हैं, क्योंकि अगर उनकी नौकरी चली जाती है तो असंगठित क्षेत्र में उनको 5वां हिस्सा या 10वां हिस्सा तनख्वाह का मिलेगा। तो हम लोगों ने अभी एक रिपोर्ट निकाली है एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट पे, और इसमें हमने दिखाया है कि 304 मिलियन यानी 30.4 करोड़ लोग हैं जिनके पास की प्रॉपर नौकरी है, और लेकिन 278 मिलियन यानी 27.8 करोड़ हैं जिनके पास की प्रॉपर नौकरी नहीं है। और हम लोगों ने बताया कि जो बेरोजगारी है वो 4 तरह की बेरोजगारी होती है। एक तो जिसको हम बेरोजगार कहते हैं कि मतलब वो काम ढूंढ रहा है और काम नहीं मिल रहा है, जिसको लेबर फोर्स बोलते हैं, जो 15 से 60 साल की उम्र के बीच के होते हैं। एक वो है जिसको काम कम मिलता है, मतलब हफ्ते में उसको 36 घंटे या 24 घंटे काम मिलता है, 48 घंटे काम नहीं मिलता है, तो वो तो अंडर एम्प्लॉयड है। फिर एक है कृषि में जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है, कि मतलब कृषि में काम नहीं है पर लेकिन वो खेत पे जाता है तो उसको हम एम्प्लॉयड मान लेते हैं। और सबसे बड़ी तादाद ये है उन लोगों की जिन्होंने काम ढूंढना ही बंद कर दिया है, जो हमारे लेबर फोर्स में नहीं आते। उनकी संख्या हमारे हिसाब से 19 करोड़ लोग हैं, 190 मिलियन। तो ये लोग जो वो लोग हैं जिनका भार परिवार पे पड़ता है, तो इनको काम नहीं है, क्योंकि इनके जब जब जो नॉन फार्म वर्क जनरेशन नहीं हो रहा और असंगठित क्षेत्र पिट रहा है। जैसे कि आलोक जी ने कहा कि जो असंगठित क्षेत्र है वो गिर रहा है और उसकी डिमांड शिफ्ट होकर संगठित क्षेत्र में जा रही है। तो जैसे एफएमसीजी सेक्टर में हिंदुस्तान यूनिलीवर की एनुअल रिपोर्ट में बताया कि हमारा मार्केट शेयर बढ़ गया क्योंकि स्मॉल सेक्टर अब कोप नहीं कर पा रहा है। उसी तरह लेदर गुड्स इंडस्ट्री, उसी तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लगेज इंडस्ट्री, प्रेशर कुकर इंडस्ट्री, और हम लोगों ने अपने चारों तरफ देखा,
हम लोग पहले कभी ई कॉमर्स में कुछ ऑर्डर नहीं करते थे, अब 90% हमारा ऑर्डर ई कॉमर्स में जा रहा है। तो जो नेबरहुड स्टोर है वहां पे जो एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, वहां पे आमदनी कम हो रही है। तो कुल मिला के जो संगठित क्षेत्र है वो इसलिए बढ़ रहा है कि असंगठित क्षेत्र गिर रहा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमारी रेट ऑफ ग्रोथ इस समय 6%, 7% नहीं, -1% है, क्योंकि हमारे आंकड़ों में असंगठित क्षेत्र को लिया ही नहीं जाता है। और यही हमारा क्राइसिस है नोटबंदी के बाद से, कि अर्थव्यवस्था गिर रही है लेकिन हमारा जो सारा का सारा जो दारो मदार है वो सिर्फ संगठित क्षेत्र पे चल रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हमने असंगठित क्षेत्र को इनविजिबलाइज कर दिया है। वो तो हमारे ना डेटा में आता है ना पॉलिसी में आता है। और एक तरह से जो हमारा संगठित क्षेत्र है उसने असंगठित क्षेत्र को कॉलोनाइज कर दिया है। जैसे हम पहले कॉलोनी थे जो मतलब एक्सप्लॉइट करते थे, तो उसी तरह संगठित क्षेत्र इस समय असंगठित क्षेत्र को एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो ये वजह है कि क्यों कमजोरी क्या है लेबर की, कि चारों तरफ से उसके ऊपर चौतरफा हमला है। कोर्ट्स भी अब उसकी बात नहीं सुनते हैं। जो उनके कोर्ट्स में जो गेन हुए थे, लेबर के जो राइट्स मिले थे, वो 1990 के बाद वो कम होते चले गए हैं। तो इसलिए आपने देखा कि कोर्ट अब जो लेबर के हक में नहीं देता, वो कैपिटल के हक में जो देता है। गवर्नमेंट वैसे ही उनके हक में है। तो लेबर को दबाया जा रहा है हर तरह से। और सप्लाई साइड नीतियों के चलते हुए मुझे नहीं लगता कि लेबर जब तक इस साथ संगठित नहीं होता है तब तक कुछ चेंज आएगा। मैं प्रोफेसर अरुण से भी और प्रोफेसर सिद्धू साहब से भी मैं एक चीज और जोड़ दूं, इतना फोकस्ड है एजेंडा को आगे करने के लिए कि प्रज्ञा ठाकुर जी को कोई और स्टेट नहीं मिलती है। उनको कर्नाटक मिलता है जहां मई में इलेक्शन होने हैं, वहीं पे जाके शिवमोगा में वो चाकू तेज करना और गला काटना और मुंह काटने की बात करती हैं। उनको ना गुजरात मिलता है, ना उनको हिमाचल मिलता है, ना उनको यूपी मिलता है, उनको कर्नाटक मिलता है क्योंकि मई में कर्नाटक में इलेक्शन है। प्रोफेसर साहब, ये जो ब्रिजेश जी का प्रश्न है कि कितनी निश्चिंतता है, मतलब हमारे जैसे कम जानकार व्यक्तियों को अगर पता है कि दिक्कत हो रही है, घर में राशन की दिक्कत हो रही है, तो ये जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो सरकार है, इसको क्यों नहीं पता? और अगर कर रही तो ऐसा क्यों कर रही है? देखिए, जैसे कि आलोक जी ने कहा कि पॉलिटिक्स ट्रम्प्स इकोनॉमिक्स। तो पॉलिटिक्स है वो हावी हो जाती है, और इस समय जो पॉलिटिक्स है वो डिवाइसिव है, और वो निश्चिंत है कि ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स के जरिए वो जीतते चले जाएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि जब इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, और ऐसा लगता है कि हम उस दिशा में चल रहे हैं, तो उस समय आर्थिक विषय जो हैं वो भी सामने आने लगेंगे। लेकिन उनको ये लगता है कि अभी उसमें वो काट उनकी चलती रहेगी, अभी वो करते रहेंगे, और वो चाहते हैं कि 2, 3, 4, 5 बड़े बिजनेस हाउस बहुत बड़े हो जाएं जो ग्लोबल लेवल पे compete कर सकें। तो जो सप्लाई साइड नीतियां हैं उसमें उनकी कोशिश है कि मतलब अडानी है, अंबानी है, टाटाज हैं, ये ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हाउस बन जाएं। तो अपनी सप्लाई साइड नीतियों में वो इनको बढ़ावा देते चले जा रहे हैं, जिससे कि बाकी जो है बिजनेस वो ज्यादा बढ़े या ना बढ़े, ये बहुत बड़े हो जाएं। तो सप्लाई साइड नीतियों में होता यह है कि जो आपका वर्कर है उसको आपको दबाना पड़ता है। जैसे कि आप देखिए कृषि में है, वहां पे फार्म बिल ले आए थे जिससे कि अडानी और अंबानी को फायदा हो। वहां पे अडानी और अंबानी दोनों उस सेक्टर में थे और रहेंगे वो, क्योंकि इंडिया का मार्केट इतना बड़ा है कि वहां पे 4-5 बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउस बहुत बड़े बड़े हो जाएं और वो डोमिनेट करें, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो जैसे कि आलोक जी ने कहा कि नॉन कम्पीट की भी उसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है कि दोनों रह सकते हैं। जैसे कि ट्रेड इन एग्रीकल्चर में दोनों रहेंगे ही। जो सामने आ रहा है कि उन्होंने वेयर हाउसेज पंजाब में, हरियाणा में दोनों ने बनाए हैं बड़े बड़े, और वो वहां से जब प्रोक्योर करके वो अपना बेचेंगे, रिटेल सेक्टर में बेचने की उनकी पूरी तैयारी है। तो कोई वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो असली सवाल है कि पॉलिटिक्स कब बदलेगी, क्योंकि जो ब्रिजेश जी का सवाल है कि वो क्या पॉलिटिक्स बदलने वाली है, आर्थिक विषमता जब होगी तो क्या पॉलिटिक्स बदलेगी। तो उसमें मेरा मानना है कि इस समय जैसे कि हालात खराब हो रहे हैं, यूथ के हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। आपने देखा कि यूथ की हालत ये है कि जो जितना शिक्षित है उतना वहां पे रोजगार कम है। तो उससे क्या होगा कि जो परिवार हैं वहां पे आप देखिए वायलेंस बढ़ रही है, क्योंकि जो ये यूथ है उसको परिवार वाले कह रहे हैं कि तुम तो निकम्मे हो, इतना पैसा खर्च कर दिया, तुमने कोई नौकरी नहीं ली, तुम्हें कुछ काम नहीं मिला ढंग का। तो वो जो यूथ है वो और ज्यादा हताश हो रहा है, वो सब्सटेंस अब्यूज में लग गया है, ड्रग्स हैं, ड्रिंकिंग है। अब पैसा है नहीं तो घर में वायलेंस हो रही है, और ये वायलेंस बढ़ती चली जा रही है। दूसरी तरफ लुम्पेनाइजेशन बढ़ रहा है, क्योंकि जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे यूनियंस खत्म हो गई हैं। जो यूनियंस का रोल होता था एक पोलिटिसाइजेशन का, वो खत्म हो गया यूथ के बीच में। तो मुझे लगता है कि जो रिवोल्ट आएगा वो यूथ के जरिए आएगा रिवोल्ट,
पर उसमें समय लगेगा, क्योंकि यूथ जो है वो रिवोल्ट जब करता है तो बहुत ही भयानक रूप से, जैसे आपने देखा कि जब रेलवे के जब नौकरी का जब मामला उठा था तो इस साल के शुरू में पटना में और इलाहाबाद प्रयागराज वगैरह में राइटिंग शुरू हो गई थी। तो ये जो नौकरी का मामला है, इसके चलते हुए मुझे लगता है परिवारों में भी शायद परिवर्तन आए, यूथ में भी परिवर्तन आए। वहां पे मुझे लगता है कि ये बात शायद धीरे धीरे उठे। पर अभी तो जो लुम्पिनाइजेशन है उसका फायदा पॉलिटिकल पार्टीज उठा रही हैं। उनको जो इस लुम्पिनाइजेशन से वो जो फायदा उठा के उनको इसी सारे अपने एजेंडा में लगा देती हैं कि वो जो डिवाइड को जो क्रिएट करो, डिवाइड और बढ़ता चला जा रहा है। पर मुझे ये लग रहा है कि 2023 में ग्लोबल रिसेशन आ रहा है, एक कोल्ड वॉर शुरू हो गई है। ये ग्लोबल रिसेशन से अर्थव्यवस्था की हालत और बिगड़ेगी और अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगा, तो शायद थोड़ा बहुत चेंज आने लगे। जी, मैं अजय आपसे चौथी स्लाइड भी दिखा दीजिए, क्योंकि समय वो हो रहा है। चौथी स्लाइड आप देख के जरा एक्सप्लेन कर लीजिए, और सिद्धू साहब आप थोड़ा इस पे बताइएगा। अजय अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ, सॉरी। जब भी हम अपने देश की इकोनॉमी की बात करते हैं तो सरकार हमें बोलती है 3 ट्रिलियन या 5 ट्रिलियन और इस तारीख तक पहुंच जाएंगे। मेरे हिसाब से वो कोई मेजर है नहीं जो कि हम लोगों के मतलब का हो। इसमें मैंने दिखाया है जो जीडीपी पर कैपिटा है, हम इस वक्त दुनिया में कहीं 40वें नंबर पर हैं। $2000 के करीब रही है हमारी पर कैपिटा जीडीपी। अब अगला स्लाइड अगर आप देखेंगे तो ये पर कैपिटा जीडीपी हमारी 2001 से बढ़ती गई, लेकिन पिछले कुछ सालों में 2016-17 के बाद ये ग्रोथ में कमी आ गई और इस साल ये काफी कम हुई है। ऐसा माना जाता है कि ये वापस 1800 या $1700 पर आ जाएगी। तो जैसा कई पैनल वालों ने कहा कि गरीबी बढ़ती जा रही है, ये भी एक इंडिकेशन मिल रहा है कि हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो कम होती जा रही है। इससे नीचे तबके वाले सबसे ज्यादा अफेक्ट होंगे। जी हाँ, नहीं ऐसा है कि देखिए, जो हमारे बात है कि हमारी $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, वो दिखाती है कि हमारा टोटल मार्केट साइज कितना है, मतलब कितनी हम डिमांड जनरेट कर सकते हैं दुनिया के पटल पे भी और अपने देश में भी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेलेवेंट चीज है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि नोटबंदी के बाद हमारी अर्थव्यवस्था तो गिरावट पे है और वो हमारे आंकड़ों में नहीं आती। हमारे जीडीपी जो क्वार्टरली डेटा है उसमें असंगठित क्षेत्र आता ही नहीं है, और उसमें कृषि के आंकड़ों में ये मान लिया जाता है कि हमारे टारगेट फुलफिल हो गए। जैसे इसी साल आप देख लीजिए, Q1 में कहा गया कि कृषि में 3% की ग्रोथ हुई, Q2 में कहा गया कि 4.5% की ग्रोथ हुई। लेकिन ये ग्रोथ कैसे हुई, जबकि आप देखेंगे मार्च अप्रैल में तो गर्मी भयंकर पड़ी, तो गेहूं की फसल कम हो गई, वेजिटेबल्स की फसल कम हो गई, फ्रूट्स की फसल कम हो गई, तो 3% की ग्रोथ कहां से आ गई, वो तो गिरावट हुई। उसी तरह अभी कह रहे हैं 4.5% की ग्रोथ हुई Q2 में। लेकिन अगर यहां भी देखें तो जब पैडी ग्रोइंग एरियाज में जून में जुलाई में जब बारिश कम हुई, वहां पे सोइंग कम हुई, और अक्टूबर में बारिश ज्यादा हो गई, उससे फसल नष्ट हो गई, तो सेकंड क्वार्टर में भी गिरावट है। तो ये फर्जी आंकड़े हैं एक तरह से, जो हमारे क्वार्टरली आंकड़े होते हैं जीडीपी के, तो हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ नहीं रही है, वो एक्चुअली घट रही है। लेकिन ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था परेशानी में आ गई जब से ब्रेक्सिट हुआ, तो इसलिए हम कहते हैं कि अब हम उससे आगे बढ़ गए हैं। एक्चुअली हमारी भी अर्थव्यवस्था गिरी है, उनकी भी अर्थव्यवस्था गिरी है। तो मेरा तो मानना है कि हम 5वें पे नहीं, हम 7वें स्थान पे पहुंच गए हैं। वो जो हम पीछे जा रहे हैं ना कि आगे जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि हम $5 ट्रिलियन की तरफ नहीं, हम तो पिछड़ रहे हैं। दूसरी बात यह कि जब प्रति व्यक्ति आय जो है, पर कैपिटा इनकम, वो रेलेवेंट है हमारे लोगों के लिए। तो जो ग्रोथ होती है, वो ग्रोथ का फायदा किसको मिल रहा है उस पर निर्भर करती है कि अगर आपका जो जीडीपी बढ़ भी रहा है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ भी रही है, लेकिन जो गरीब है उसकी गिर रही है, तो उसको कोई फायदा नहीं है। तो ये क्योंकि कॉर्नर हो गई, सारी इनकम कॉर्नर हो रही है हमारे संगठित क्षेत्र में, हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो इसलिए बढ़ती हुई प्रति व्यक्ति आय भी हमारे जो आम आदमी है उसके लिए गिरावट है। तो इसलिए जो उनकी स्थिति है वो और ज्यादा बिगड़ रही है। तो हमें तो ये देखना पड़ेगा कि प्रति व्यक्ति आय का क्या हो रहा है, जीडीपी क्या हो रहा है, और उसके डिस्ट्रीब्यूशन का क्या हो रहा है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन बिगड़ रहा है तो मतलब कि हमारे 94% लोग हैं उनको परेशानी हो रही है। और ई श्रम पोर्टल के डेटा में बताया गया है, जिसमें 28 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं, तो जो वो असंगठित क्षेत्र के हैं वो कह रहे हैं कि हमारे 94% लोग हैं जिनकी आमदनी 10,000 रुपए से कम है प्रति माह। तो आप समझ सकते हैं कि वो तो गरीबी की रेखा के नीचे हैं। तो उनको और परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि जो असंगठित क्षेत्र में काम भी कम हो गया, तनख्वाह भी कम हो गई, तो 10,000 रुपए से भी कम वो गिर जाएंगे। तो इसलिए प्रति व्यक्ति आय
और जो जीडीपी है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। जी, मैं खत्म कर रहा हूं प्रोफेसर अरुण कुमार, बस एक बहुत संक्षेप में एक लाइन में, आपको क्या लगता है कि देश जहां पे पहुंचा है और पिछले, अब हमें एक स्पेशलिस्ट फाइनेंस मिनिस्टर की जरूरत रहा करेगी? डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय से ही ये शुरू हो गया था, ये नरसिम्हा राव साहब जब आए तो उन्होंने इस परंपरा को शुरू किया। आपको लगता है कि यह बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो गया है जहां पे यू नीड अ स्पेशलिस्ट, वो जनरल नेता के बस का नहीं है, जो प्याज घर में, जो निर्मला जी कहती हैं कि मैं तो प्याज खाती ही नहीं हूं तो मुझे अंदाज ही नहीं कि क्या है, यू नीड अ स्पेशलिस्ट। नहीं, देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री एडवाइस पे काम करती है, आपको पॉलिटिकल डिसीजन लेने होते हैं, और जो निर्मला सीतारमण जी जो ले रही हैं डिसीजन, वो पीएमओ के उस पे ले रही हैं, वो कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग नहीं है। सारे ऑर्डर, हमारी जो आज सरकार चल रही है वो सब पीएमओ चला रहा है, प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर से चलती है। तो इसलिए कोई स्पेशलिस्ट भी आएगा तो वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे ऑर्डर पॉलिटिकल होता है। किस समय, अभी तक तो रेवड़ी की बात हो रही थी, अब आप कह रहे हैं कि 81 करोड़ को हम मुफ्त में देंगे, है ना। तो ये सारे पॉलिटिकल डिसीजन है, इसमें इकोनॉमिक का वो इतना नहीं है। और G20 में भी आप देखेंगे कि ये पॉलिटिकल पीएमओ से आएगा, ये कोई ऐसा नहीं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री वगैरह को कोई बहुत ज्यादा छूट होगी। तो जो स्पेशलिस्ट हैं जो वहां पे पीएमओ में हैं, वो डिसाइड करेंगे कि पॉलिटिकली सरकार के लिए क्या फायदेमंद रहेगा, उसी को किया जाएगा।